टेक्स्ट बुक तो यूज़ करेंगे ही आपका, लेकिन साथ साथ एज ऑलवेज हम लोग यहाँ पे फोटोज एंड वीडियोस भी चेक करेंगे, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। फ्यू हिंट्स एंड फ्लैग्स ऑफ टू कंट्रीज आर गिवन अंडर, using them identify these two countries. You can easily identify one of them and hope you can easily identify the other two. तो भाई दो झंडे दिए हुए हैं और कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे हमें ये दोनों देशों को आइडेंटिफाई करना है। एक देश को इजीली आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे, दूसरे को भी होपफुली हम लोग कर पाए। तो भाई यहाँ पे एक फ्लैग दिया हुआ है लेफ्ट में और कुछ क्लूज दिए हैं। तो क्लूज क्या दिया है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में और ये देश बहुत फेमस है मसालों के लिए, स्पाइसेस के लिए पूरी दुनिया में, और इस देश में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो झंडा देख के ही हमें समझ में आ गया कौन सा देश है। और यहाँ पे हम जरा डेटा देख लेते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन किस कंट्री का है दुनिया में, तो भाई इंडिया का पॉपुलेशन 2020 में 138 करोड़ है, चाइना का पॉपुलेशन 143 करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंडिया फेमस स्पाइसेस वर्ल्ड में, तो इंडिया और इजिप्ट के स्पाइसेस दुनिया में बेस्ट स्पाइसेस माने जाती हैं। इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, मसालों का देश, जमीन, जो बोल लो आप। और इंडियन स्पाइसेस अपनी खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए बहुत जाने जाते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जो 109 स्पाइसेस लिस्ट किया है उसमें से 75 इंडिया में मिलता है। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करता है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है स्पाइसेस को, यानी सबसे ज़्यादा बनाना, सबसे ज़्यादा खपत करना और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करना। इंडिया अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग इन स्पाइसेस। दुनिया का जितना बिजनेस होता है उसमें 50% से ज़्यादा इंडिया का हाथ है। और क्रिकेट सबसे पॉपुलर है यहाँ पे, यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपरस्टार क्रिकेट की स्मृति मंदाना, मिताली राज जी, ठीक है ना। और यहाँ पे आज तक के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन सुनील गावस्कर जी, और हमारे भारत रत्न सचिन जी, जिन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप के बाद ये फोटो उनका है। तो गाइज ये वीडियो जो है ये है आपका क्रिकेट का वीडियो, ठीक है। तो भाई हमें पहला कंट्री पता चल गया, तो वो है इंडिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सेकंड है ये फ्लैग, और ये किसके लिए फेमस है, सांबा डांस के लिए। कॉफी पॉट है दुनिया का ये, और यहाँ पे फुटबॉल बहुत पॉपुलर है। ओके, तो जरा देख लेते हैं हमारी शीट में। तो भाई फेमस है सांबा डांस के लिए। सांबा डांस एक ओल्ड ब्राजीलियन स्टाइल ऑफ डांस है और इसके बहुत सारे वेरिएशंस है। ये अफ्रीकन ओरिजिन में है, ठीक है ना, यानी इसका ओरिजिन अफ्रीका से ही हुआ है, लेकिन ये ब्राज़ील का अभी सबसे फेमस डांस है। और ये स्ट्रीट में भी परफॉर्म किया जाता है कार्निवाल के समय। तो कार्निवाल इज़ लाइक बहुत बड़ा वहाँ पे प्रोसेशन निकलता है, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग होते हैं और वहाँ पे स्ट्रीट्स में डांस किया जाता है। तो उसमें भी कार्निवाल में सांबा डांस परफॉर्म किया जाता है और ये ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से चल रहा है। तो इस प्रकार से वेशभूषा होती है उनकी, डांस, उनकी सभ्यता, उनके कल्चर की, तो हमें उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है नोन एज कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई ब्राज़ील लीडिंग प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है कॉफ़ी का पूरी दुनिया में, ठीक है। और ये 150 साल से सिचुएशन है, इसीलिए उसको कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और भाई फुटबॉल के लिए तो ऑब्वियसली ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं फुटबॉल में, 5, ठीक है, और सारे वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया। ये वर्ल्ड फेमस प्लेयर नेमार जूनियर ब्राज़ील के, और ये देखिए सीजर किक मारते हुए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम ऑफ फुटबॉल, पेले, ये भी ब्राज़ील के ही हैं। और ये गाइज ये वीडियो है ब्राज़ील में कार्निवल फेस्टिवल का, बहुत कलरफुल होता है, बहुत लोग आते हैं देखने के लिए, अलग अलग तरीके का डांस और कैरावान्स जो होते हैं अलग अलग डिज़ाइंस के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ओके,
तो भाई फेमस है सांबा डांस के लिए। सांबा डांस एक ओल्ड ब्राज़ीलियन स्टाइल ऑफ डांस है और इसके बहुत सारे वेरिएशंस है। ये अफ्रीकन ओरिजिन में है, ठीक है ना। और फुटबॉल जो ब्राज़ील का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है, उसमें के आज के सबसे फेमस प्लेयर नेमार जूनियर। ठीक है, तो भाई सेकंड कंट्री ये है आपका ब्राज़ील, ये है आपका इंडिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द कंट्री हमें पता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कैपिटल न्यू दिल्ली। लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज पहले देख लेते हैं। इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। तो गाइज अभी हम लोग ये मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो 0 डिग्री पे इक्वेटर है ना, तो भाई हम ये वाला लॉन्गिट्यूड बना देते हैं एग्जैक्टली सेंटर में से। ठीक है, तो भाई ये कलिंगड़ अब कट गया ना बीच में से, तो सपोज मैं इसके ऊपर वाला पार्ट को लिख देता हूँ नॉर्थ। यहाँ पे एक नॉर्थ लिख देता हूँ, यहाँ पे एक नॉर्थ लिख देता हूँ। और इसके नीचे वाला पार्ट होता है साउथ, तो यहाँ पे एक साउथ लिख देता हूँ, यहाँ पे एक साउथ लिख देता हूँ। अब कलिंगड़ को मैं ऊपर से नीचे काटूंगा तो ये दिख रहा है आपको 0 डिग्री यहाँ पे। तो ये मैं लाइन, इसको लैटिट्यूड कहते हैं। तो मैं ये वाली लाइन बनाता हूँ बराबर बीच में से। तो कलिंगड़ अभी ऊपर से भी नीचे तक कट गया। ठीक है, अब लाइन के इस तरफ राइट साइड में जो भी क्षेत्र है उसको मैं ईस्ट कहूंगा, और लाइन के लेफ्ट साइड में जो है उसको मैं वेस्ट कहूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, तो भाई इंडिया जो है यहाँ पे हमारा ब्यूटीफुल सा देश, ये कौन से इसमें आया है जोन में? सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, समझ में आया? तो ये आपका नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। ये सदर्न है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। ये सदर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ये नॉर्दर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। समझ में आया? बहुत सिंपल है इसको। तो ये जो लाइन है इक्वेटर के ऊपर की लाइन होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे की होती है सदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो प्राइम मेरिडियन जो ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन है, इसके राइट साइड में ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, लेफ्ट साइड में वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता है। तो इंडिया आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखो क्लियरली समझ में आता है, ये आपका पूरा एशिया है। तो ऊपर वाला पार्ट होगा आपका नॉर्दर्न पार्ट, ये है सदर्न पार्ट, ये है ईस्टर्न पार्ट, और ये है वेस्टर्न पार्ट। वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट। तो इंडिया आपका सदर्न पार्ट में आता है एशिया के नीचे की तरफ। डन। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये मैप सॉल्व करेंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, फिल इन द डिग्री वैल्यूज इन डिग्रीज इन ब्लैंक स्पेसेस। तो आपको ये ब्लैंक स्पेस दिया है, ठीक है, ये जो डैश वाला है वो आपको भरना है। ओके, तो भैया क्या फाइंड करना है आपको? इंडिया का जो मेन ज़मीन है उसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपको फाइंड करना है। ओके, तो पहले यहाँ समझ लेते हैं कि भाई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट। तो अर्थ है तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है इसको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। और सबसे बीच में क्या होता है जिसको 0 डिग्रीज बोलते हैं, वो होता है आपका इक्वेटर। ओके, तो इक्वेटर के ऊपर के जो भी लोकेशन होगा उसको नॉर्थ बोला जाएगा, नीचे का जो लोकेशन बोला जाएगा उसको साउथ बोला जाएगा। सिमिलरली ये देखिए ऊपर से नीचे वाले लाइंस को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। ओके, और ये बीच वाली लाइन है प्राइम मेरिडियन। इसके इस तरफ कुछ भी आएगा उसको हम लोग वेस्ट डायरेक्शन देंगे, उसके राइट साइड में आएगा उसको ईस्ट डायरेक्शन देंगे। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह है, समझ रहे हैं आप? जैसे ऐसे लाइन बना दिया आपने, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस वाला, बस वही है, उस प्रकार से ही है। तो भाई इसको जब आप ये बड़े मैप पे प्लॉट करोगे पूरे अर्थ के हिसाब से, तो देखो इस प्रकार से हो जाता है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, पूरा 0, 10, 20, 30 नॉर्थ में, फिर साउथ में, फिर ईस्ट में, फिर वेस्ट में। फिर इसको जब आप पूरे मैप पे प्लॉट करते हो तो इस प्रकार से दिखता है। तो ये देखो ये 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब इसके इस तरफ जो भी रहेगा ईस्ट बोलते हैं ना उसको, और इस तरफ जो भी रहेगा उसको वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो 2 लॉन्गिट्यूड होगा इसमें जो भी आएगा वैल्यू डैश ईस्ट लिखेंगे और डैश ईस्ट लिखेंगे हम लोग। ठीक है,
और ये आपकी हॉरिजॉन्टल इक्वेटर। इसके ऊपर कुछ भी आएगा उसको नॉर्थ हम लोग कहेंगे, इसके नीचे कुछ भी आएगा उसको साउथ हम लोग कहेंगे। तो इंडिया का ये वाला लैटिट्यूड और ये वाला लैटिट्यूड, ये दोनों होगा डैश नॉर्थ और ये भी होगा डैश नॉर्थ। लेकिन ब्राज़ील के केस में थोड़ा सा पार्ट इसका ऊपर आता है नॉर्थ में और नीचे का पार्ट आता है साउथ में। तो ऊपर का वैल्यू होगा डैश नॉर्थ, नीचे का वैल्यू होगा डैश साउथ। क्लियर है कंसेप्ट? ओके। तो गाइज ये देखो इंडिया का मैप है ना, ये वाला पॉइंट हम लोग को चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है ना 36 डिग्री नॉर्थ, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और फिर साउथ में क्योंकि मेनलैंड बोला है, नहीं तो हम लोग इंदिरा पॉइंट भी दे सकते थे, लेकिन मेनलैंड बोला है इसलिए ये वाला पॉइंट चाहिए। तो ऑलरेडी दिख रहा है ना 8 डिग्रीज है कुछ ये लैटिट्यूड। तो भाई आपका आंसर होगा पहला 8 डिग्रीज 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स लैटिट्यूड। ओके, अब हम लोग लॉन्गिट्यूड पे आते हैं। तो लॉन्गिट्यूड हमें ये वाला पॉइंट चाहिए। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड ऊपर से जो नीचे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है ना 68 डिग्रीज ईस्ट, तो थोड़ा इससे ज़्यादा होगा। और हमें दूसरा पॉइंट है इस तरफ, ये वाला लाइन जो आएगा ये 96 डिग्री दिया है, तो ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो भाई आपका आंसर होगा लॉन्गिट्यूड के लिए 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, डन। नेक्स्ट, नेम द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया लोकेटेड एट 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल। तो भाई आपका आंसर है इंदिरा पॉइंट, क्योंकि सदर्न मोस्ट टिप जो है इंडिया का वो है आपका इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा ना क्लियरली, ये है आपका इंदिरा पॉइंट, ये। ठीक है, नाम दिया है यहाँ पे, ये आपका इंदिरा पॉइंट। तो ये वाला सबसे हमारा इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई हमें कंट्री आइडेंटिफाई करना है, वाटर बॉडीज आइडेंटिफाई करना है जो इंडिया के अराउंड है। हाँ, इंडिया मेनलैंड नहीं लिखा है, इंडिया। तो ये टेबल हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो गाइज इंडिया के मैप में स्टार्ट करते हैं। वेस्ट ले लेते हैं पहले। वेस्ट में है आपका पहले अरेबियन सी, फिर है आपका पाकिस्तान, एंड आपका है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को बहुत लोग नॉर्थ में भी लेते हैं, लेकिन वेस्ट में ज़्यादा प्रिफर्ड है आंसर। ठीक है, देन नॉर्थ में हम देखेंगे तो चाइना, नेपाल एंड भूटान, इसको आप नॉर्थ में गिन सकते हैं। देन आप ईस्ट में जाएंगे तो बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना एंड आपका आएगा बे ऑफ बंगाल। ठीक है ना, ईस्ट में। फिर जब साउथ में जब आप आएंगे तो आपका आएगा श्रीलंका, इंडियन ओशन और अंडमान निकोबार के नज़दीक में इंडोनेशिया एंड लक्षद्वीप के नज़दीक में नीचे की तरफ आता है मालदीव्स। ओके, क्योंकि इंडिया पूछा है ना, तो आइलैंड्स को भी गिन के फिर उसके भी नज़दीक जो है ना वो अपने को बताना है। तो आइए टेबल कंप्लीट करते हैं। ईस्ट में है म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, समुंदर है बे ऑफ बंगाल। नॉर्थ में है चाइना, भूटान, नेपाल। वेस्ट में है पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड अरेबियन सी। साउथ में है श्रीलंका, मालदीव्स जो लक्षद्वीप के नज़दीक है, एंड इंडोनेशिया दो अंडमान निकोबार के नज़दीक है, एंड इंडियन ओशन। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द कंट्री फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। नेम ऑफ द कैपिटल ब्राज़ीलिया। लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज अभी करेंगे। सम पार्ट ऑफ द ब्राज़ील लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाइल मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई हमारा ये अर्थ कलिंगड आ गया, इक्वेटर से लाइन बना दो बीच में से। ऊपर का पार्ट है नॉर्थ, यहाँ लिख दो नॉर्थ, यहाँ लिख दो साउथ, यहाँ लिख दो साउथ, और ये बीच में 0 डिग्री दिख रहा है, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इसका भी बना दो भाई, कलिंगड बीच में से भी कट गया। तो ये आपका हो गया ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट। तो अब ये क्या कह रहे हैं, ब्राज़ील जो है इसका काफ़ी सारा पार्ट किस में आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। यानी वो याद है ना, ऊपर से नीचे, ये नीचे वाला पार्ट क्या है, सदर्न पार्ट है। तो ब्राज़ील का आप मैक्सिमम पार्ट देख सकते हो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, लेकिन कुछ पार्ट इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है। ये देखो थोड़ा थोड़ा इक्वेटर के ऊपर आता है ना रेड वाला पार्ट, तो ये थोड़ा सा पार्ट इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन मेजर पार्ट इसका सदर्न हेमिस्फीयर में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ओके, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं बेसिकली,
ये कह रहे हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये सदर्न के साथ साथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है, ठीक है ना। तो ब्राज़ील का मेजर पार्ट सदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, जैसे कि इंडिया का नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। क्लियर। और एक बात ये क्या कह रहे हैं, ये देखो ये आपका साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, तो ये ऊपर होगा नॉर्थ, नीचे होगा साउथ, इस पार्ट होगा आपका ईस्ट, ये पार्ट आपका होगा वेस्ट। तो ब्राज़ील आपके नॉर्दर्न पार्ट में आता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के। क्लियर। यानी ऊपर के पार्ट में आता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के। इंडिया एशिया के सदर्न पार्ट में आता है, ये एशियन कॉन्टिनेंट जो है इसके सदर्न पार्ट में आता है नीचे की तरफ, और ब्राज़ील साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ऊपर की तरफ नॉर्दर्न पार्ट में आता है, वही दिया गया है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और अभी मैप करते हैं हम लोग। अब हम करेंगे ब्राज़ील पॉलिटिकल। तो भाई सेम क्वेश्चन हमें ब्राज़ील के मेनलैंड का चाहिए, ठीक है, डिग्री वैल्यूज़। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया था, तो गाइज ये है आपका इक्वेटर का लाइन ब्राज़ील के मैप में, ये दिया हुआ है इक्वेटर। तो ऊपर की डायरेक्शन में इक्वेटर के जो भी होगा उसको क्या कहेंगे, नॉर्थ, और नीचे जो भी होगा उसको क्या कहेंगे, साउथ। तो हमें ये वाला टिप का पॉइंट चाहिए। तो 5 डिग्री नॉर्थ आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा नॉर्थ, ओके, क्योंकि ऊपर है ना। और हमें देन ये वाला चाहिए टिप, ये होगा आपका साउथ, क्योंकि इक्वेटर के नीचे वाली लाइन है, तो कुछ 30 डिग्री के नीचे आएगा, ज़्यादा वैल्यू आएगा। तो आपका आंसर है 5 डिग्रीज 15 मिनट्स नॉर्थ, 33 डिग्रीज 45 मिनट्स साउथ। तो इस केस में आपका नॉर्थ एंड साउथ आएगा, ओके। और अभी हमें चाहिए लॉन्गिट्यूड, तो वो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट आप लगभग देख सकते हैं कुछ 35 डिग्रीज के करीब है, और ये वाला कुछ 70 और 75 के बीच में होगा, ओके। तो भाई आपका आंसर होगा 34 डिग्रीज 45 मिनट्स वेस्ट एंड 73 डिग्रीज 48 मिनट वेस्ट, ओके, क्लियर। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। तो भाई ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये डॉट हमें ढूंढना है, कैपिटल नेशन ऑफ ब्राज़ील। तो ये आपका आंसर यहाँ पे है ब्राज़ीलिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें वाटर बॉडीज ढूंढने हैं, कंट्रीज ढूंढने हैं जो ब्राज़ील के अराउंड है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो पहले नॉर्थ ले लेते हैं। तो नॉर्थ में आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन, फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गयाना एंड वेनेजुएला। फिर आपका वेस्ट में आएगा कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पैराग्वाय एंड अर्जेंटीना। एंड साउथ में आपके आएगा यूरुग्वाय एंड साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। और आपके ईस्ट में आएगा अगेन साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है ना, ईस्ट में कोई कंट्री नहीं है, तो साउथ अटलांटिक ओशन, ओके। तो टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। ईस्ट में जैसा हमने देखा कोई कंट्री नहीं है, साउथ अटलांटिक ओशन है। नॉर्थ में वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनेम एंड फ्रेंच गुयाना एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन। वेस्ट में अर्जेंटीना, पैराग्वाय, बोलीविया, पेरू एंड कोलंबिया, कोई ओशन और सी नहीं है। साउथ में यूरुग्वाय एंड साउथ अटलांटिक ओशन। दैट्स इट, डन। अभी आगे बढ़ते हैं और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करते हैं इंडिया का, ठीक है। तो ये हम लोग पहले पढ़ लेंगे, बाद में मैं आपको एक एक पॉइंट इसमें का एक्सप्लेन कर दूंगा। इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी, यानी 150 साल लगभग अंग्रेजों के गुलाम थे इंडिया। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में। डिस्पाइट फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स, यानी बहुत सारे प्रॉब्लम इंडिया को फेस करने पड़े, जैसे 3 लड़ाइयाँ, अकाल की परिस्थिति, खाना पीना सूखा, फैमिन सिचुएशन जिसको कहते हैं, देश के अलग अलग पार्ट्स में, और ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया को फेस करने पड़े। इंडिया एक मेजर डेवलपिंग कंट्री है दुनिया का। यस, इंडिया एक काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है और एक बहुत डेवलप करता हुआ देश है। इंडिया इज कंसिडर्ड एज ग्लोबल मार्केट टू। यस, क्योंकि क्या है, इंडिया की आबादी आपने देखी ना 138 करोड़ लोग हैं। तो भाई इतनी जनसंख्या जहाँ पे है तो वहाँ तो खपत होती है ना, कंजम्पशन होता है। तो दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां इंडिया को मार्केट समझती हैं और इंडिया में अपना सामान बेचना चाहती है, इसलिए इंडिया ग्लोबल मार्केट भी कंसिडर किया जाता है। बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज पेस्ड अप। तो भाई गवर्नमेंट ने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए हैं जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है, ओके। अब ये सारे पॉइंट्स को ब्रेक करके देख लेते हैं।
तो गाइस फटाफट अभी देख लेते हैं क्या पढ़ा हम लोग ने टेक्स्ट बुक में। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बोर्ड एग्जाम में वही लिखना है आपको जो आपने टेक्स्ट बुक में आपके दिया हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट बुक इज आपका सब कुछ है, ओके। खाली यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर करने के लिए हम एक्स्ट्रा आपको समझाते हैं। तो भाई चालू करते हैं। इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था 1.5 सेंचुरी, 150 साल। तो भाई अगर आप देखोगे ना, 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और बंगाल के रूलर को सिराजुद्दौला को हराया था बैटल ऑफ प्लासी में। उसके बाद से 1947 तक अंग्रेज लोग इंडिया में रहे, ठीक है। यानी पूरा होता है 190 साल। लेकिन 190 साल में पूरे इंडिया पे उनका शासन नहीं था, एक्चुअली था सिर्फ 90 साल पूरे इंडिया पे शासन। बट ले दे के आधे इंडिया पे, 1/4 इंडिया पे शासन वासन मिला के आप 150 साल बोल सकते हो, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। डन, आगे बढ़ते हैं। भैया और एक चीज़ दिया है, इंडिया की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है। तो भैया एक्चुअली इंडिया की 3 नहीं 7 लड़ाई हुई है इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में 3 लड़ाई दी है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो इंडिया चाइना की बात कर रहे हैं, जो 1962 में लड़ाई हुई थी। और अक्साई चीन का जो एरिया है, हमारा लद्दाख का एरिया, वो चाइना ने कैप्चर कर लिया और आज भी उस पर कैप्चर करके वो बैठा हुआ है, ठीक है। और सेकंड है ये इंडिया पाकिस्तान का युद्ध कह रहे हैं, जो 1965 में हुआ था, ठीक है। और ये तीसरा वॉर जो कह रहे हैं, ये मोस्टली बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई थी 1971 में, जब बांग्लादेश बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान था और बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया गया 1971 में, बिकॉज बांग्लादेश के लोगों पे ये बहुत जुल्म ढाया जा रहा था, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं अलग से, आप जानना चाहो तो। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि बांग्लादेश की आबादी स्टेबल है, आज स्टेबल पॉपुलेशन है, और दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया से भी तेज आगे बढ़ रहा है बांग्लादेश, बांग्लादेश की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और आप उसी तरह पाकिस्तान को भी देख सकते हो, हमें कोई नफरत नहीं है उनसे, ठीक है। हम लोग तो एक ही देश थे पहले, लेकिन आज उनका सिचुएशन देखो ना, आबादी स्टेबल है, ना उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, ना उनके पास पैसे हैं, कुछ भी नहीं है, इतनी बुरी हालत है। और जबकि बांग्लादेश को देखो इतना डेवलप कर रहा है। तो आई होप पाकिस्तान भी ऐसे ही डेवलप करे बांग्लादेश की तरह, ठीक है। तो ये भाई 3 लड़ाई की बात हो रही है, ये 3 लड़ाई इंडिया ने लड़ी। इंडिया चाइना वॉर 1962, इंडिया पाकिस्तान 1965 और बांग्लादेश का 1971 की लड़ाई। और एक चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में दी है भाई, बहुत सारा भूखा फैमिन आया इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद। तो गाइज एक बात याद रखना, एक बंगाल में फैमिन आया था इंडिपेंडेंस के पहले, लगभग 30 लाख लोग मरे थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद एक्चुअली ऐसा फैमिन जैसा ज़्यादा सिचुएशन आया नहीं। बिहार में सूखा आया था, उसमें लगभग 2,500 लोग मरे थे। उसके बाद महाराष्ट्र में सूखा आया था 1972 में, अच्छे से हैंडल किया गया, कोई भी नहीं मरा। वेस्ट बंगाल में सूखा आया था 1979 और 80 में, इसको भी अच्छे से हैंडल कर लिया गया सीख के। और महाराष्ट्र में सूखा आया था 2013 में, इसको भी अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया गया, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों से हमने सीखा और हम स्ट्रांग बने, ओके। और हमने क्या किया, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए हमने हमारे देश में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ताकि आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छे रेट से आगे बढ़े, ठीक है। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम में आया था, मनमोहन सिंह साहब ने ये किया था। तो रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, टैक्स में परिवर्तन, टैक्स कैसे लेना है, ओके। लैंड रिफॉर्म्स, ज़मीन कैसे आप ले सकते हो कोई प्रोजेक्ट के लिए, बैंक रिफॉर्म्स, लेबर लॉज के रिफॉर्म्स। तो ये सारे रिफॉर्म्स मतलब ये सारे जो रूल्स रेगुलेशंस थे, ये इंडिया में बिजनेस करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होते थे इससे। तो जब इनको खोला गया, इनमें परिवर्तन किया गया 1991 के बाद, इंडिया बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बन गई दुनिया की, ठीक है। यही सारी चीज़ें आपके ये पहले पैराग्राफ में दिया है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ यूथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज हाई, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। इंडिया इज लुक्ड एज अ यंग कंट्री। तो भाई इंडिया का जो आबादी है उसका एक मेजर प्रपोर्शन यूथ है। तो 2020 के डेटा के हिसाब से इंडिया की आबादी का यूथ लगभग 35% है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप 138 करोड़ में 35% निकाल लो, उतना हमारा यूथ है। और यूथ मतलब बचपन से एडल्टहुड को माना जाता है। तो ये जो नंबर 35% बता रहा हूँ, इसमें 15 साल से 34 ईयर्स के लोगों को मैंने यूथ माना है, ठीक है। सो 35% लोग इंडिया की यूथ है। 138 करोड़ का आप 35% निकाल लो, कितना होता है, तो लगभग 50 करोड़ आप समझो, ऑलमोस्ट राइट। इतना हमारी हमारे पास क्षमता है
इतनी हमारे पास यंग जनरेशन है, वही यहाँ पे दिया गया है। लेकिन याद रखना ये यंग जनरेशन बूढ़ी भी होगी ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, वो आगे जाके देखेंगे। अब आते हैं भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राज़ील। भाई मोर देन 3 सेंचुरीज यानी 300 साल तक ब्राज़ील किसके अंडर था? पोर्तुगीज लोगों के अंडर था। और ब्राज़ील को इंडिपेंडेंस मिला 1822 में। और 1930 से 1985 तक यानी लगभग 55 ईयर्स, आधे सेंचुरी से ज़्यादा, सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स होता है, तो आधा सेंचुरी है ना, लगभग 50 साल, ये पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट्स के अंडर था, लगभग 50 साल। ठीक है। और ब्राज़ील ने अपनी फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज से भी ओवरकम किया, यानी उनकी जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वहाँ बहुत महंगाई और बेरोजगारी, ये सब बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं उनके। ठीक है ना, लेट 20th सेंचुरी में। तो लेट 20th सेंचुरी आप बोलोगे ना, तो लगभग आप समझो 1975 से लेकर 2000 तक की ये बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ब्राज़ील इज ऑल्सो सीन एज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड एंड इंपॉर्टेंट मार्केट इन फ्यूचर। तो भाई आपने लास्ट ईयर ब्रिक्स पढ़ा था ना, तो भाई ये ब्रिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो उसमें एक ब्राज़ील है, एक रशिया है, इंडिया है, ठीक है, साउथ अफ्रीका है और चाइना है, ब्रिक्स देश। तो ब्राज़ील को दुनिया का एक इम्पॉर्टेंट मार्केट माना जाता है। तो अभी ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, अभी ज़रा देख लेते हैं इसका कंसेप्ट। तो गाइस पहला पॉइंट क्या था? 3 सेंचुरी ब्राज़ील पोर्तुगीज रूल के अंडर था, यानी लगभग 1500 से 1822 तक ये पोर्तुगीज के अंडर था ब्राज़ील। तो ये जो पर्सन है इनका नाम है पेड्रो एल्वेरेस कैब्रेल। ये पोर्तुगीज के रईस आदमी है, मिलिट्री के कमांडर भी है, नेविगेटर, एक्सप्लोरर यानी वो समुद्र में घूमने वाले, और यूरोपियन डिस्कवरर थे ये। इन्होंने ही ब्राज़ील को ढूंढा 1500 में, उसके बाद ब्राज़ील को निपटा दिया इन्होंने। ओके, 300 साल तक अपने कब्जे में रखा पोर्तुगाल के। ओके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाकी एक्सप्लोरर की तरह, चाहे कोलंबस हो, वास्को ड गामा हो, ये निकले इंडिया की खोज में थे। ठीक है ना, सब इंडिया की खोज में थे, क्योंकि इंडिया के स्पाइसेस जो है, मसाला, ये भाई दुनिया में इसका बहुत नाम है, जो आपने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है। तो ये इंडिया के मसाले के खोज के लिए निकले थे, लेकिन इन्होंने ब्राज़ील को निपटा दिया ढूंढ के, यानी निपटा दिया मतलब कब्जे में कर लिया। भाई दूसरा पॉइंट क्या है? 1930 से लेकर 1985 तक मोर देन हाफ सेंचुरी यहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट रही है ब्राज़ील में। तो गाइस ये पूरा टाइमलाइन है, हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये सही है। लगभग इनका गवर्नमेंट 1930 से 1985 तक ऑलमोस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट या मिलिट्री सपोर्टेड वाले प्रेसिडेंट्स के नीचे ही रहा है। ओके। और इसमें 1964 से 1985 तक डायरेक्टली मिलिट्री के अंडर में था ये ब्राज़ील। ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट आपका दिया था टेक्स्ट बुक में कि ब्राज़ील हैड ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन सेकेंड हाफ ऑफ सेंचुरी। तो जैसे मैंने आपको बोला था 1975 के बाद ब्राज़ील में बहुत सारा फाइनेंशियल डिफिकल्टी आया है, अर्थव्यवस्था हिल डुल गई थी। तो यहाँ पे आपको देखो समझ में आएगा, जीडीपी का ग्रोथ का ये टेबल है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ से इसके आगे ये देखो जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव है, सब ये 3-4 ना जीडीपी ग्रोथ एकदम खराब हालत में है ब्राज़ील का। ठीक है, इवन यहाँ पे भी निगेटिव में गया है। और ये आपके महंगाई का दर का शीट है। तो ये देखो 1998 के बाद तो स्टेबल हो गया, महंगाई दर 3%, 6%, 6%, 3% से हर साल बढ़ रही है। इंडिया का भी अभी लगभग 3.5% है आज की तारीख में, 2020 में। लेकिन 1996 के पहले देखो और 1984 के बीच में देखो, 192%, 629%, 1400, बाप रे, 3000%, 2000। ये कोई महंगाई दर है भाई? ये तो पागलपन ही है, क्या खराब हालत। जीडीपी ग्रोथ भी डाउन और महंगाई दर भी बहुत ज़्यादा। यही सारे ग्लोबल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे ब्राज़ील को। ठीक है, उसी के बारे में आपके बुक में लिखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। शो द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन फिगर 2.3। तो भाई कौन से फिगर में? हाँ, ये वाले मैप में आपको कुछ चीज़ें दिखानी है। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड आउटलाइन मैप। तो भाई क्या दिखाना है? पहले हम लोग को सारे कॉन्टिनेंट्स का नाम बताना है, ओशंस का नाम बताना है। दूसरा है ब्राज़ील को कलर करना है, इंडिया को कलर करना है और उसका नाम लिखना है। तीसरा इक्वेटर बनाना है और इक्वेटर का डिग्री वैल्यू लिखना है, तो बहुत सिंपल है, 0 डिग्री है। और सिंबल का डायरेक्शन हम लोग को बनाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको करनी है इस मैप के अंडर। तो गाइस हम लोग ज़रा समझ लेते हैं पहले, आपके कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, 6 हो गए, और आपका अंटार्कटिका। तो आपके कितने हैं टोटल कॉन्टिनेंट्स? 7। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका।
ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट हो गए। ऑस्ट्रेलिया को ओशैनिया भी बोला जाता है, ठीक है, दोनों भी करेक्ट है। और कितने ओशंस हैं? तो भाई टोटल आपके 5 ओशंस हैं। अटलांटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, इंडियन ओशन है। बहुत प्राउड की बात है, हमारे देश के नाम पे एक ओशन का नाम है, ओशन, समुंदर भी नहीं। पैसिफिक ओशन है, ठीक है, ओके, ये एक ही है। एंड आपका सदर्न ओशन है ये। तो सदर्न ओशन आपको कहीं कहीं शायद ना मिले, लेकिन अभी इसको माना जाता है, इसको यूएसए ने तो अभी रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो यूएसए ने कर लिया तो सारी दुनिया को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका 5वां ओशन है, सदर्न ओशन, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और आर्कटिक को ही 4 ओशंस को माना जाता था, बट सदर्न ओशन भी है, तो 5 ओशन हो गए आपके टोटल, ओके। तो भाई हम लोग ने सब चीज़ें देख ली है, तो फटाफट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या ओशानिया, अफ्रीका एंड यहाँ पे अंटार्कटिका, ये हो गया आपका। फिर ओशंस भी आपको क्लियर है, आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन एंड आपका अटलांटिक ओशन, वो भी मार्क कर लिया हमने, देख लिया था ऊपर। अब इक्वेटर बनाना है, तो गाइज ये मैंने पहले ही बना के रखा था, बट वापस से बना देता हूँ। तो ये आपका 2 जो ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, ये दिख रहा है आपको ऊपर और यहाँ नीचे, इसके बीच में से इक्वेटर आएगा आपका। तो भाई ये इक्वेटर का लाइन है और इसको कहेंगे 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। इसका डिग्री पूछा है ना, तो आपको लिखना है 0 डिग्री इक्वेटर। और एक और चीज़ है, हमें मैप में क्या बनाना था, डायरेक्शन का सिंबल, तो मैंने ये देखो पहले ही बना के रखा है। आपको ऐसे एरो बनाना है, ऊपर नॉर्थ लिखना है और ऐसे डंडा यहाँ पे राइट साइड में, तो आपने ये भी आपका कंप्लीट कर दिया, तो आपने डायरेक्शन भी बना दिया, ठीक है। तो भाई सारे क्वेश्चंस हो गए, कॉन्टिनेंट के नाम, ओशन के नाम, ब्राज़ील और इंडिया को कलर करना, हाँ ये नहीं हमने किया, तो भाई वो भी कर देते हैं। ये आपका इंडिया को कलर कर दिया और लिखना है आपको इंडिया, ठीक है। सॉरी हैंड राइटिंग खराब है, इसमें अच्छे से लिख नहीं पाते। और ये आपका ब्राज़ील, उसको भी आपने कलर कर दिया, ठीक है। भाई इक्वेटर बनाना है और उसका वैल्यू लिखना है और सिंबल का डायरेक्शन, तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो गाइस दैट्स इट, आई थिंक सब कुछ कवर हो गया अच्छे से, आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया चैप्टर का, सब कुछ आपने समझ लिया 1 घंटे के अंदर अंदर। तो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, समझ के पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो।